हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए हम प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है भारत के भूगोल से संबंधित बात करेंगे। मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज को हम लगा रहे हैं। इसकी पीडीएफ आपको सॉल्यूशन विथ क्वेश्चंस की अगर बात करनी है कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे ऐप पर चले जाना है यूपीएससी नेट, वहां से आप जो है टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके डाउनलोड जो है कर सकते हो। हालांकि इसी की नहीं, बाकी सभी पेपर की आप जो है टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर पाओगे। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन की बात की जाए कि भारतीय प्रायद्वीप नदियों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो भारतीय प्रायद्वीप नदियों की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो प्रायद्वीपीय नदियां प्रायः कैसी होती हैं, मध्य उच्च भूमि से जो है निकलती हैं। कैसी? मध्य उच्च भूमि से निकलती हैं। बिल्कुल बात ठीक कह रही है। और ये नदियां मौसमी होती हैं। कैसी होती है? मौसमी होती हैं। वर्षा काल के दौरान ये जो है सबसे ज्यादा अपनी उफान की अवस्था में आ जाती हैं और जब वर्षा काल मानसून खत्म हो जाता है तो एक तरीके से कम लेवल पर यह आ जाती है। तो ये कहेंगे आप जो है प्रायः पूर्ववर्ती अपवाह का अनुसरण करती हैं। नहीं, ये नदियां जो होती हैं आपकी कैसी? अनुवर्ती। किसका? अनुवर्ती। अनुवर्ती अपवाह का उदाहरण है, अनुसरण करती हैं, गलत हो जाएगा। ये नदी युवावस्था में नहीं है। ये नदियां वृद्धावस्था की ओर पहुंच चुकी हैं। कैसी हैं? वृद्धावस्था की ओर जो है पहुंच चुकी हैं। युवावस्था में हिमालय की नदियां होती हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन केवल पहला और दूसरा सही है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो प्रायद्वीपीय नदियां प्रायद्वीपीय पठार मध्य उच्च भूमि से निकलती हैं। ये नदियां मौसमी प्रकृति की होती है। मानसून के समय में जो जल की मात्रा है वो ऊपर आ जाता है। ये नदियां अनुवर्ती होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, आयताकार अरे जालीनुमा का आपका जो है अनुसरण करती हैं। जो आपकी पूर्ववर्ती नदियां होती हैं वो आपकी हिमालयी नदियों के क्रम में आती हैं और जो वृक्षाकार होती हैं वो भी आपकी हिमालयी नदियों के क्रम में आती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां ज्यादातर प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुकी हैं, वृद्धावस्था की ओर जो है आपकी पहुंच चुकी हैं। तो आप कहेंगे प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था की ओर पहुंच चुकी हैं। जबकि बात की जाए युवावस्था में हिमालयी नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात किया है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन तीनों के सीमाओं पर विचार करना है कि राज्यों की तीनों देशों से अपनी सीमा साझा करती हैं। तो एक इनमें से भारत के 4 राज्यों में एक ऐसा राज्य होंगे या कई राज्य होंगे जो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इन तीनों देशों से जो है राज्य सीमा साझा करता है। तो आप कहेंगे केवल यहां पर एक कौन सा राज्य है? बिहार राज्य है। कौन सा है? बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जो केवल नेपाल से सीमा साझा करता है। किससे? नेपाल से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल की बात किया है तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो किससे सीमा साझा करता है? आप कहेंगे पश्चिम बंगाल जो है आपकी बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, नेपाल से सीमा साझा करता है, भूटान से सीमा साझा करता है। असम की बात किया तो असम भूटान से सीमा साझा करता है और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। मेघालय की बात किया तो बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। आपका ऑप्शन क्या पूछा है कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इन तीनों की सीमाओं पर विचार करना है। कौन सा राज्य इन तीनों से देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो आपको मैंने बता दिया है, मेघालय केवल बांग्लादेश से, असम बांग्लादेश और भूटान से, पश्चिम बंगाल तीनों देशों से सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से, और बिहार आपका नेपाल से सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और प्रयुक्त में से कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है। विचार किया जाए कि हिमालय में मेन सेंट्रल थ्रस्ट ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करता है। अरे भाई, मेन सेंट्रल जो थ्रस्ट है ग्रेटर हिमालय को अलग करता है। किससे? लेजर हिमालय से। याद रखना है, लेजर हिमालय से अलग करता है, ना कि ट्रांस हिमालय से। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा कहता है विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां वृहद हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। याद रखना है, सबसे ऊंची चोटी की बात किया है, आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट है। ये तो सभी को नाम पता होगा, लेकिन याद रखना है नेपाल में इसी चोटी किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन कहेंगे आप केवल दूसरा वाला यहां पर सही है, पहला वाला ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से बहती हुई यह नदी भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी प्रमुख सहायक नदी है और उपयुक्त विश्लेषण किस नदी की व्याख्या के बारे में बात की गई है? तो यह दामोदर नदी के बारे में कहता है। दामोदर नदी झारखंड के पलामू जिले के टोरी नामक स्थान से निकलती है। किससे? टोरी नामक स्थान से जो है आपका निकलती है और छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर बहती हुई यह भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, हुगली नदी में गिरती है। लेकिन दामोदर नदी की सहायक नदी की बात किया है तो बराकर नदी इसकी सहायक नदी है और कई बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण भी किया गया है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बृहद या महान हिमालय के संदर्भ पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है, मतलब कि गलत ऑप्शन इन तीनों में कौन सा है?
बात किया है सदा बर्फ से ढके रहने के कारण से हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट बात की जा रही है। हिमालय की रचना वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें वृहद हिमालय सबसे नवीनतम श्रेणी है। अब वृहद हिमालय सबसे नवीनतम श्रेणी है, अरे भाई शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम श्रेणी है। कौन सी? शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी है, जबकि बृहद हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है। तो दूसरा वाला गलत है। हिमालय का निर्माण दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ है, ऑस्ट्रेलियाई इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से। तो ये भी करेक्ट है। पहला और तीसरा सही है, जबकि पूछा है कौन सा गलत है, तो आप कहेंगे केवल दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य, गलत ऑप्शन कौन सा है? भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट को नीलगिरी में आकर मिलते हैं। मान लो ये भारत है और भारत में ये आपका जो पूर्वी पश्चिमी घाट है, ये दोनों आपके कहां पर? नीलगिरी में आकर मिलते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। अब इसी तरह दूसरा ऑप्शन कहता है मानक समय रेखा कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को मध्य प्रदेश में काटती है। अरे भाई मानक समय रेखा और कर्क रेखा जो एक दूसरे को आपस में काटती है, वो कहां काटेगी? वो छत्तीसगढ़ में राज्य में काटती है। कहां पर काटती है? छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है, ना कि मध्य प्रदेश राज्य में काटती है। तो दूसरा वाला यहां गलत है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों के आपको नाम पता होगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सही है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा हुआ है, हिंद महासागर। तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। पूछा था कौन सा गलत है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। अरे भाई भारत की अगर स्थिति की बात की जाए तो आप कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट आपके उत्तरी अक्षांश तक फैला है। वहीं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से आप कहेंगे आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? केवल पहला वाला सही रहेगा, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है ना। प्रॉपर चीजें बता दी हैं, याद कर लेना, बहुत अच्छे से इसको याद करोगे तो आपका कंप्लीट रहेगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी किन राज्यों से होकर गुजरती है? अभी हमने बताया कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? 8 स्टेट से गुजरती है, और 8 स्टेट के नाम भी बताए थे, है ना। तो आप कहेंगे कर्क रेखा, आप कहेंगे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? आप कहेंगे सभी राज्य, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ये जो आते हैं ना इस तरीके से, असत्य है, सही नहीं है, गलत है, तो इनको एक ही चीज याद रखना है, ये सभी गलत ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, गलत ऑप्शन पूछ रहे हैं, ठीक है। ये गलती बहुत बड़ी हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? असत्य ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? बात की जाए, ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में बहती है। ताप्ती नदी कहाँ बहती है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण बहती है। ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसके दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक कह रहा है, क्योंकि सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा बहती है, इसके दक्षिण में ताप्ती बहती है। आप करेक्ट लिखा है। ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। एकमात्र नदी कैसे हो सकती है भाई? नर्मदा भी तो है। तो दूसरा वाला गलत है ना। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियां आपकी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। ताप्ती नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत है, तो उत्तर में नहीं है। आप कहेंगे साउथ, दक्षिण में है। तो तीसरा भी गलत है। ऑप्शन आपके 2 और 3 दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। आप कहेंगे केवल पहला वाला सही था, जबकि दूसरा और तीसरा गलत था। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट है, जैसे कि हमने बताया कि हमारा ऐप आ चुका है जिस पर आपको मेक आईएएस, दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस, इन सबकी टेस्ट की पीडीएफ मिल जाती है विद सॉल्यूशन की, वो आप डाउनलोड जो है कर सकते हो। लेकिन एक छोटा सा एक और अपडेट है। क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि हमारे कई सारी बुक लॉन्च हो चुकी है, ई बुक है, इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। उत्तर प्रदेश स्पेशल हमने जीके की पूरा कंप्लीट जीके केवल 160 पेजेस में हमने इसको बनाया हुआ है, और 71 आपके चैप्टर इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। इसको आप ई बुक वाले सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। यूपी ट्रिपल एससी के लिए एग्जाम के एक तरीके से यूपी जीके हमने इसको कवर किया है, केवल 14 रुपए प्राइस रखा है। ज्यादा लगे तो कॉल कर लेना, इसमें भी हम देख लेंगे आपका। यूपी जीके का कंप्लीट कोर्स होगा, इसमें केवल आपको 35 वीडियो मिलेंगी। 35 वीडियो में 17 वीडियो ऐसी होगी जो पूरा हम डिटेल से बात करेंगे, और आपकी 17 वीडियो ऐसी होगी जिसमें हम एमसीक्यू की बात करेंगे, और एक वीडियो आपका पूरा वन लाइनर होने वाली है। तो इसमें आपको जो है क्या होगा,
35 वीडियो टोटल आपको मिलेंगी। स्टैटिक जीके के लिए हमने क्विक रिवीजन बुक निकाली है, इसको भी आप जो है, जिसमें संविधान, इतिहास, अर्थव्यवस्था, भूगोल, विज्ञान सभी चैप्टर इसमें कंप्लीट किए गए। अब ये सब चीजें कहां मिलेंगी, जैसे कि हमने बताया ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां से डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हो, वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो ये चीजें आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगी, अच्छी तरीके से आप उसको जो है एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की बात क्या है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है। क्या कहा जा रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य में है। आप कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। अभी हमने बताया भी था आपको, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का कुल क्षेत्रफल की बात क्या कितना है, तो आप कहेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल है, रखना है, जो कि पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4% आपका स्थान है, ठीक है। चलिए बात की जाए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। विचार की जाए, हिमालय पर्वतमाला के द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। बिल्कुल बात ठीक है, हिमालय पर्वतमाला इस तरीके से बनी हुई है, आपके मुख्य एशिया को आपके किससे, भारत से अलग किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर पूरे भारत को मुख्य 5 अचलों में बांटा गया है। अरे भाई 5 अचलों में नहीं बांटा गया है, बल्कि 6 अचलों में बांटा गया। कितने, 6। तो आप कहेंगे दूसरा वाला गलत हो जाता है ना। भारत में 28 स्टेट है, रखना है 28 स्टेट्स हैं, 8 आपकी यूनियन टेरिटरीज है, इन आपके सभी को 6 अचलों में बांटा गया है। तो केवल पहला सही रहेगा, दूसरा ऑप्शन यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है। अभिकथन क्या कहता है, कारण क्या कहता है, उसको देखना है। अभिकथन कहता है कि भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी भागों में लगभग 2 घंटे का अंतराल है। ये भारत की स्थिति है, ये गुजरात है, ये आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश, आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ जाएगा। यहाँ पर सुदूर पश्चिम और पूर्वी में 2 घंटे का अंतराल देखने को मिलता है, बिल्कुल सही कहता है। कारण कहता है कि देश का पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य में 30 डिग्री का अंतर है। कितना है, 30 डिग्री का अंतर है, जिसके चलते क्या होता है, 2 घंटे का अंतराल देखने को मिलता है। आप कहेंगे दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके बारे में है। केंद्र शासित प्रदेशों में अपेक्षित स्वायत्तता का अभाव है। क्या कहता है, केंद्र शासित प्रदेशों में स्वायत्तता का अभाव है, वास्तविक लोकतांत्रिक प्रणाली से वंचित करता है। ठीक बात है। संघ शासित प्रदेशों में प्रशासक उपराज्यपाल को वहां मुख्यमंत्रियों के बराबर का अधिकार दिए गए हैं। नहीं भाई, कमजोर रहते हैं ना। तीसरा कहता है संविधान के संदर्भ में संघ राज्य क्षेत्र संरचनात्मक रूप में कमजोर है ना, कमजोर है। तो आपका 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन में अगर बात की जाए तो आप कहेंगे पहला और तीसरा सही था, जबकि दूसरा ऑप्शन जो हमने बताया था कि बराबर के अधिकार हैं, तो बराबर के अधिकार नहीं होते हैं, जबकि हो सकता है कहीं ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं, कहीं कम अधिकार भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही नहीं है। गलत ऑप्शन इन चारों में कौन सा है। जैसे भारत 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगती है। भारत की जो समुद्री तट रेखा से कितने, आप कहेंगे 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज की सीमाएं समुद्र तट से लगती हैं। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा कहता है चंडीगढ़ और दिल्ली ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थलरुद्ध हैं। तो आप कहेंगे क्या सही है, आप कहेंगे क्या कहेंगे, 19 राज्य, कितना है 19 स्टेट, 19 स्टेट और आपके कितने 4 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जो आपके स्थलरुद्ध आते हैं, याद रखना है, स्थलरुद्ध आते हैं। तो आपका दूसरा वाला, तीसरा वाला आपका यहाँ गलत है। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गोवा है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बी ऑप्शन भी सही है, जबकि आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर गलत था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है, गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। तो भारत दोनों अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। क्या ये सही है, भारत का दोनों अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, क्या ये सही है, आप कहेंगे करेक्ट है। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग दक्षिण की ओर अधिक चौड़ा होता गया है। भाई अधिक चौड़ा होता गया है, कम होता है, सकरा होता गया है, दिख रहे हो, सकरा होता चला जाता है ना, यहां से देखो सकरा होता चला जा रहा है। तो आप कहेंगे दूसरा वाला गलत है। पूछा है कौन सा सत्य, आप कहेंगे दूसरा सत्य, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कितने युग्म यहाँ पर सही है।
सही है। एक फैथम फुट बराबर 6 फुट होता है, बिल्कुल ठीक है। एक मानक मील बराबर 1.584 किलोमीटर होता है, ये भी करेक्ट है। एक समुद्री मील बराबर 1.824 किलोमीटर होता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन कहेंगे तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत का प्रमुख औद्योगिक नगर, क्या कह रहा है, भारत का प्रमुख औद्योगिक नगर जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल बात ठीक है। जो जमशेदपुर है आपकी स्वर्ण रेखा और खरकई नदी पर है, बिल्कुल ठीक कहेंगे हम, है ना। दूसरा कहता है कि मयूराक्षी नदी छत्तीसगढ़ के त्रिकूट पर्वत से निकलती है। भाई मयूराक्षी नदी आपके झारखंड के त्रिकूट पर्वत से निकलती है, ना कि आपके छत्तीसगढ़ से। तो आप कहेंगे झारखंड से निकलती है, ना कि त्रिकूट पर्वत से, है ना। देवघर के निकट ही आपकी त्रिकूट पर्वत स्थित है, ध्यान रखना है। दूसरा गलत है। मयूराक्षी नदी कनाडा डैम बनाया गया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। मयूराक्षी नदी पर कनाडा डैम मतलब कि मसनार जोर बांध बनाया गया है। कौन सा है, मसनार जोर बांध को बनाया गया। तो यहां पर आपका ऑप्शन पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत था। आप कहेंगे पहला और तीसरा सही है, दूसरा ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे देश के अधिकांश भाग किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। हमारे देश में अधिकांश भाग पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, क्या कहता है, मानसूनी वन के रूप में भी जाना जाता है। साथ में ये कम घने वन होते हैं, कैसे होते हैं, कम घने वन होते हैं, और एक निश्चित समय पर ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। पत्तियों क्या करते हैं, गिरा देते हैं। और यहाँ की जो वार्षिक वर्षा और जो रेन होती है वो आपके यहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं, मतलब कि गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है। अरावली पर्वत छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का विकास टर्सियर युग में हुआ है, क्या ये सही है। आप कहेंगे भाई गलत है ना। विंध्यन श्रेणी का मुख्य भाग है, प्री कैम्ब्रियन युगीन स्थलाकृतियां अरावली पर्वत छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में आती हैं, गलत है। टर्सरी युगीन हिमालय पर्वत का विकास भारत के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में विभिन्न उपकाल खंडों में हुआ है, सही बात है। आपका जो हिमालय है वो अलग अलग कालखंडों में इसका निर्माण देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका कहेंगे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। सूची एक प्रकार है, सूची दो संबंधित क्षेत्र है। जैसे बात की जाए कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर बात किया है आर्कियन। आर्कियन आपके कैसे संबंधित है, आर्कियन आप कहेंगे कायंत्रित चट्टान से संबंधित है। धारवाड़ की अगर बात की जाए तो धारवाड़ आपके कैसे संबंधित है, जीवाश्म रहस्य से संबंधित है। कोडप्पा की बात किया तो चूना पत्थर से युक्त है और विंध्यन अवसादी संरचना की श्रेणी में आती है। तो इस टाइप से आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानसून के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत्य है। गलत ऑप्शन इसमें से मानसून के बारे में कौन सा है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम के हिमालय के दक्षिण में विस्थापन के पश्चात भारत में पूर्वी जेट प्रवाह का विकास होता है। अरे भाई गलत लिखा है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम के हिमालय के उत्तर में विस्थापन के बाद, दक्षिण में नहीं, किसमें, उत्तर में विस्थापन के पश्चात। जब उत्तर में विस्थापन हो जाता है तब पूर्वी जेट प्रवाह का विकास होता है, तो पहला गलत हो गया। इस स्थिति का लगभग 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है, सही है। पूर्वी जेट प्रवाह के प्रभाव से दक्षिण हिंद महासागर में उच्च वायुदाब हाई प्रेशर से केंद्र से दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है, जो कि भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, करेक्ट है। पूछा है कौन सा गलत है, तो पहला गलत है, जबकि दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहां पर सही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभिकथन ए और अभिकथन 2 हैं। पूछ रहा है अभिकथन ग्रेनाइट और नीच चट्टान प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में नीचे की परतों में चले गए हैं। ग्रेनाइट और नीच चट्टान प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश नीचे की परतों में चले गए, करेक्ट है। कारण कहता है कि आर्कियन संरचना का विकास आधारभूत चट्टान के रूप में हुआ है, तो आप कहेंगे दोनों ही सही है, तो आप ए पे लगाएंगे, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी यहाँ सही की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है। चलिए देख लेते हैं। कटीली झाड़ियां वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। अगर आप कटीली झाड़ियां देखोगे तो आपको पत्तियों में कांटे देखने को मिलेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में भी विभिन्नता पाई जाती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये भी सही है। जैसे जैसे आप पर्वतों पर ऊपर चले जाते आएंगे आपकी वनस्पतियों में विभिन्नता देखने को मिलेगी, तो आप कहेंगे ए और 2 दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित हॉट स्पॉट के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा यहाँ पर कथन सही है। भाई हॉट स्पॉट के बारे में विचार करना है। सुंडालैंड, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा, चारों ही क्या है आपके हॉट स्पॉट के रूप में इसको जाने जाते हैं, हॉट स्पॉट्स के रूप में आपको जाना जाता है। ऑप्शन कहेंगे डी वाला सही है ना, डी वाला सही है। अब इनकी व्याख्या भी अलग अलग है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पीडीएफ डाउनलोड करके जो है चेकआउट कर लेना। 24 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से आपको मिल जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूर्वी जेट स्ट्रीम के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत्य है। गलत ऑप्शन यहाँ पर पूर्वी जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा है। तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम एक प्रकार की क्षेत्रीय और मौसमी जेट स्ट्रीम है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या है, एक प्रकार की क्षेत्रीय और मौसमी जेट स्ट्रीम है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति शीत ऋतु के समय क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में विकसित उच्च वायुदाब के केंद्र से होती है। क्या सही है। आप कहेंगे इसकी उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु के समय तिब्बत के पठार से, है ना। क्या है, शीत ऋतु में नहीं बल्कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत के पठार पर अधिक तापमान के कारण गर्म वायु के आरोहण से, मतलब आरोहण मतलब वायु का गर्म होकर ऊपर उठने से क्षोभ मंडल की ऊपर परतों में विकसित उच्च वायुदाब के केंद्र में होती है। तो दूसरा वाला गलत है। इस जेट स्ट्रीम के कारण मेरा घासकर की द्वीप के समीप वायु के अवरोहण से उच्च वायुदाब का विकास होता है। आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही था, जबकि पूछा है कौन सा गलत था। यहां पर कहेंगे केवल एक कथन गलत है, दूसरा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण का उनका सही क्रम क्या है। तो उत्तर से दक्षिण का सबसे ऊपर कौन सी आपकी वृहत हिमालय आपको देखने को मिल जाएगी। वृहत हिमालय के आपके दक्षिण में देखोगे तो मध्य हिमालय, जैसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं, याद रखना है। और सबसे दक्षिण में आपको मिलेगी शिवालिक हिमालय, जिसे हम नवीनतम हिमालय भी नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, डी ऑप्शन करेक्ट है ना। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। चलिए बात कर लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा सही है। मानसून निवर्तन के समय आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान घटने लगता है। मानसून निवर्तन के समय आकाश स्वच्छ हो जाता है, ये तक तो ठीक था, लेकिन तापमान घटने नहीं लगता है बल्कि तापमान बढ़ने लगता है, रखना है। जमीन अभी भी नमी धारण किए रहती है, इसलिए क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है, घटता नहीं है। तो पहला वाला गलत है। दूसरा कौन सा ऑप्शन सही है, मानसून के निवर्तन के समय उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहता है। हाँ बिल्कुल रहता है, क्यों, आर्द्रता थोड़ी बहुत जमीन बनी रहती है, नमी रहती है। तो आप कहेंगे दूसरा वाला यहां पर सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहां पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विंध्यन एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है। भाई आपका ये विंध्यन पर्वत श्रेणी है, आपकी ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना। अब इन्हीं के बीच में आपकी एक नदी बह रही है। कौन सी नदी बह रही है, आप कहेंगे भैया नर्मदा नदी बह रही है। और कैसे, ईस्ट से वेस्ट की ओर बह रही है, पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है नर्मदा नदी। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है। गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, विचार की जाए तो यहाँ पर फूलों वाली बौछार वर्षा से कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। तो ये किसकी बात की जा रही है, तो आप कहेंगे फूलों वाली, है ना, फूलों वाली औछार वर्षा से जो है केरल के तटवर्ती में कहवा उत्पादक के क्षेत्र फूल खिलने लगते हैं। आप कहेंगे पहला वाला गलत है। आम्र वर्षा केरल और तटीय कर्नाटक में आमों के लिए जल्दी उगाने में सहायता करती है। आम्र वर्षा की बात की जा रही है, ग्रीष्म ऋतु के समय में खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछार पर बढ़ती है। केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में आमों को एक आम बात है उगाने के लिए, ना कि जल्दी जल्दी। तो दूसरा वाला यहां पर गलत है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहां पर जो है सही था। तो आप कहेंगे दूसरा वाला यहां पर गलत है, डी ऑप्शन पे टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। तो इन चारों नदियों में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, चाहे महानदी हो, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियां आपकी जो है पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं और ये सभी नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है। तो विचार की जाए कि भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों के साथ लगती है। भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ लगती हैं। अब 7 देशों के नाम पता है तो अच्छी बात है, बाद में बता देते हैं। पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, इसके बाद भूटान के साथ, भूटान के बाद आपकी म्यांमार के साथ, इसके बाद आपकी बांग्लादेश के साथ। ये आपके 7 ऐसे कंट्री हैं जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमाएं लगती हैं। चलिए पहला तो सही हो गया। दूसरा कहता है क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों सहित 19 राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती हैं। तो आप कहेंगे भारत के 16 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती हैं। तो यहां पर तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण आता है, कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है। अभिकथन कहता है कि भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु की संज्ञा जो है दी जाती है। कैसी, मानसूनी जलवायु की संज्ञा दी जाती है, बिल्कुल बात ठीक यहां पर जो है कही जा रही है। दूसरा कह रहा है कि भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाती है। तो ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती है, भी करेक्ट है। अभिकथन कारण दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ए ऑप्शन पर हम टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ पर निम्नलिखित में से कौन सा असत्य, मतलब गलत ऑप्शन सुंदरबन डेल्टा के बारे में कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, सही लिखा है। यह इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार आकार की होती है, करेक्ट है। आप कहेंगे जब दोनों सही है कोई गलत नहीं है, तो ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। तो किसी स्थान की अगर जलवायु को देखना हो तो कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। स्थान की स्थिति को देखा जाएगा, ऊंचाई को देखा जाएगा, समुद्र तल से दूरी को देखा जाएगा। तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। किसी स्थान की जलवायु को निर्धारण करने के लिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के संदर्भ पर विचार कीजिए, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। भारत के संदर्भ में इसका कुल क्षेत्रफल पूरे विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.6% है। अरे भाई 2.6 नहीं है बल्कि 2.4% है, मैंने कई बार आपको बताया है, तो पहला गलत हो गया। इसका उत्तर दक्षिण का विस्तार पूर्व पश्चिम से ज्यादा है, बिल्कुल बात ठीक है। उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें किलोमीटर में तो आप कहेंगे 3214 किलोमीटर में है, जबकि पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात किया तो 2933 किलोमीटर में, सही लिखा है। भारत की आकृति लगभग कैसी है, चतुष्कोणीय श्रेणी में आती है, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और विचार करना है यहाँ पर कितने युग्म सही है, तो विचार कर लेते हैं। बात की जाए 8 डिग्री चैनल जो है आपके मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, किसके, मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच में है, तो पहला गलत हो गया। 6 डिग्री चैनल की बात की जाए आपकी ग्रेट निकोबार सुमात्रा से संबंधित है, सही है। 10 डिग्री चैनल की बात किया तो अंडमान और निकोबार के बीच में है, करेक्ट है। तो आप कहेंगे दूसरा और तीसरा, मतलब कि 2 ऑप्शन यहां पर सही है, जबकि एक ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कितनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य, गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। भारत के राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी है। अरे सबसे ज्यादा सीमा जुड़ी होने वाला है कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, ना कि मध्य प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा किससे, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, हालांकि एक इंटरनेशनल बाउंड्री से भी जुड़ी है। तो आपकी 8 राज्य एक केंद्रशासित प्रदेश से जुड़ी है और एक आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल से भी जुड़ी हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से संलग्न है, बिल्कुल बात ठीक है। मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा लगती है और हिमाचल प्रदेश से सबसे कम सीमा लगती है, करेक्ट है। तो केवल यहां पर जो है कौन सा सत्य है, पहला सत्य रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन यहां पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं। तो भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा, कौन से राज्य घिरे हैं। आप कहेंगे तो सिक्किम घिरा हुआ है, दूसरा आपका त्रिपुरा घिरा हुआ है ना। सिक्किम और त्रिपुरा घिरा हुआ है, असम और मणिपुर का नाम नहीं आता है। पहला और तीसरा सही रहेगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका तीसरा वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। विचार की जाए भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य में आदम ब्रिज स्थित है, सही है। आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोटी नामक स्थान से होती है, करेक्ट है। पम्बन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, करेक्ट है। तो आप कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा। सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या है, सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का औसत समुद्र तल कहां से नापा जाता है। भारत का औसत समुद्र तल जो माप है चेन्नई से मापा जाता है, कितना, चेन्नई से मापा जाता है। चेन्नई का समुद्र तल से भारत का पूरा औसत समुद्र तल का नाप जो है किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर विचार की जाए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो विचार की जाए कि भाई शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। शीत ऋतु में है ना, जो आपके विंटर सेशन होता है उसके दौरान क्या होता है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। क्या ये सही है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। उत्तरी भारत में शीत ऋतु के समय तापमान दक्षिण के उत्तर की ओर बढ़ने पर बढ़ता है। भाई सही लिखा है, भाई गलत लिखा है। क्या होता है, घटने लगता है, ना कि बढ़ता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती है, हाँ ये तो सही है। तो स्थल से समुद्र की ओर बहती है, तो पहला और तीसरा सही, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत था। ऑप्शन सी वाला रहेगा, पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अपवाह तंत्र के बारे में बात करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ गलत है। अपवाह तंत्र के बारे में, एक नदी उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित सेतु को अपवाहित द्रोणी कहा जाता है, सही लिखा है। ये मान लो आपकी मुख्य नदी है, मान लो गंगा है और इसके साथ में कई सारी नदियां आपके यहाँ पर जो है मिल रही है, तो इसे क्या कहेंगे, अपवाह द्रोणी कहा जाता है, करेक्ट है। अपवाह तंत्र मुख्य नदी उसकी सहायक नदियों को एकीकरण तंत्र कहती है, बिल्कुल ठीक बात है। जल संभर अथवा जल विभाजक एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली
सीमा है, ये भी करेक्ट है। बड़ी नदियों में नालों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। अरे भाई, जल संभर अथवा जल विभाजक एक विभाजित द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा होती है। तो आप कहेंगे ये गलत है, क्योंकि बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी और छोटी नदियों के नालों के प्रवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। अगर यहाँ बड़ी नदी की जगह छोटी नदी ऑप्शन आता तब हम कहेंगे ये ऑप्शन सही हो जाता। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से विचार की जाए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है। चलिए विचार करें। अरब सागरीय डायपोल को भारतीय नीनो के नाम से अरे भाई गलत लिखा है ना, पूरा गलत लिखा है। यह डायपोल एक अल-नीनो को प्रभावित करता है, जैसे भारतीय मानसून प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखना है। हिंद महासागरीय डायपोल को भारतीय नीनो के नाम से कहेंगे, आपका ऑप्शन पहला वाला गलत है, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कितने देशों की सीमा भारतीय राज्यों के स्पर्श करती है? तो बात की जा रही है नेपाल। नेपाल से भारत के 6 राज्य लगते हैं क्या? आप कहेंगे कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम। कितने हो जाते हैं? 2, 2, 4 और 5। ये आप कहेंगे 5 राज्य लगते हैं। म्यांमार से 4 लगते हैं क्या? चलो देख लेते हैं। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड लगता है, मणिपुर लगते हैं और आपका मिजोरम लगता है। कितना? 4 लिखा है, बिल्कुल ठीक बात है, 4 ही है। भूटान से 5 लगते हैं क्या? देख लेते हैं। भूटान से सिक्किम लगता है, सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल लगता है, असम लगता है और अरुणाचल प्रदेश लगता है। इससे भी 4 राज्य ही लगते हैं। ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो पहला गलत है, तीसरा गलत है, जबकि ऑप्शन कहेंगे केवल एक सही रहे। पूछा है कितने निम्नलिखित देशों की सीमा कितने भारतीय राज्यों से स्पर्श करती है, तो ये तो गलत बता दिया क्या? एक ही तो सही हो रहा है। म्यांमार से 4 लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ऑप्शन पहला सही होना चाहिए। कौन सा? केवल पहला सही होना चाहिए। चलिए एक बार इस बार को थोड़ा सा देख लीजिएगा। केवल पहला सही होना चाहिए, 2 ऑप्शन यहाँ पर तो नहीं होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया है मानसून निर्वर्तन के संदर्भ पर कथनों पर विचार कीजिए। मानसून निर्वर्तन के बारे में विचार करना है और यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए बात कर लेते हैं। अक्टूबर नवंबर में मानसून आगे बढ़ने को मानसून निर्वर्तन कहा जाता है। अक्टूबर नवंबर में मानसून पीछे हटने को मानसून निर्वर्तन कहते हैं। गलत हो गया। मानसून के निर्वर्तन के समय प्रायद्वीपीय भारत में मौसम शुष्क रहता है। अरे प्रायद्वीप मौसम में शुष्क नहीं रहता है। प्रायद्वीप भारत के जो पूर्वी भाग है यहाँ पर तो वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है। आप कहेंगे ये भी गलत हो गया। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भागों में वर्षा होती रहती है। होती रहती है, नहीं होती है, कम होती है। तो आप कहेंगे ये भी गलत है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? हम कहेंगे कोई भी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही नहीं है, क्या रखना है। चलिए नेक्स्ट बात आता है, जब किसी केंद्रीय शिखर से जल धाराओं का प्रवाह सभी दिशाओं में होता है तो इस प्रकार की संरचना को क्या कहलाता है? मान लो एक केंद्रीय शिखर है, इस तरीके से केंद्रीय शिखर है और इससे जल धाराओं का सभी दिशाओं में क्या हो रहा है? दिशाओं में जल धाराओं का प्रवाह हो रहा है। तो इसे को क्या कहेंगे? इसे अरी प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। किसमें? अरी प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। उदाहरण अमरकंटक। अमरकंटक से देखोगे नर्मदा नदी भी निकलती है, ताप्ती भी, मतलब ताप्ती तो नहीं बल्कि सोन नदी भी निकलती है। तो इस तरीके से आपका जो है अरी प्रतिरूप के रूप में इसको जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा विकल्प यहाँ पर करेक्ट है। विचार किया है हिमालय पर्वत श्रृंखला मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा का कारण बनती है। क्या ये सही है? बिल्कुल बात ठीक कह रहा है ना। हिमालय अपनी विस्तार ऊंचाई के कारण जो जलवायु को जो है प्रभावित करता है। हिमालय को 4 समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अरे हिमालय को 3 समानांतर श्रेणी में विभाजित किया गया है, कई बार बताया है। वृहद हिमालय में, लघु मध्य हिमालय में और आपका शिवालिक हिमालय में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है दूसरा वाला गलत हो जाता है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण और कथन आता है। अभिकथन और कारण में कौन सा ऑप्शन सही है? शीतकाल में पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भारत के उत्तरी मैदान में विस्तार हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही है। कारण कहता है कि दिसंबर से मार्च के पूर्व सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में रहता है। करेक्ट है। आपका बी ऑप्शन रहेगा। दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में इसको जाना जाता है। सिंधु नदी तंत्र के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? सिंधु नदी तंत्र के बारे में कौन सा सही है? यह सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू के निकट एक हिमनद से जो है आपके ग्लेशियर से निकलती है। करेक्ट है। तिब्बत में इस नदी को सिंगी खवान के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। शेरमुख भी कहते हैं। और मीथनकोट के निकट पंचनद का इसका जल प्रपात करती है। ये भी सही है। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में तीनों ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन पे हम कहेंगे करेक्ट है। 50 नंबर क्वेश्चन आ गया। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ केंद्र है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट है बात की जा रही है। जैसे अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बात की है, आपका कहां पर है? तो आप अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बात की जाए तो आप कहेंगे अहमदाबाद में स्थित है ना।
राष्ट्रीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र की बात की जाए तब आप कहेंगे नोएडा में स्थित है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला की बात किया तो बेंगलुरु में है। और राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र की बात किया तो हैदराबाद में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 51 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देख लेते हैं सही होगा। जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित जल मार्गों के माध्यम से होता है तो उसे अपवाह कहते हैं। हाँ, ये तो सही लिखा है। जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित जल मार्गों के माध्यम से होगा तो उसे अपवाह कहेंगे। बिल्कुल बात ठीक है। और यह नदी एक विशेष क्षेत्र में अपना जल बहा कर लाती है जिसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। अरे भाई, एक नदी विशेष क्षेत्र में अपना जल बहा कर लाएगी उसे जल ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? जल ग्रहण कहते हैं, ना कि अपवाह द्रोणी कहते हैं। अपवाह द्रोणी की हमने व्याख्या बताई थी। क्या कहते थे? मुख्य नदी हो, उसकी सहायक नदियां हो, एकीकृत करने वाली को। तो दूसरा वाला था, केवल पहला ऑप्शन यहां पर आपका सही है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य? गलत ऑप्शन सिंधु नदी तंत्र के बारे में कौन सा है? जैसे बात की जाए, सिंधु नदी दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। बिल्कुल बात ठीक है, दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। यह कराची के समीप अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुरी का निर्माण करती है। अरे भाई, यह डेल्टा का निर्माण करती है, ना कि एस्चुरी का निर्माण करती है। तो दूसरा गलत हो गया। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। बिल्कुल सही है। जास्कर नदी सिंधु से लेह के समीप मिलती है। करेक्ट है। पूछा था कौन सा गलत है, तो बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह एस्चुरी का नहीं बल्कि डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत्य? गलत ऑप्शन ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन मरियन ला दर्रे के द्वारा मानसरोवर झील से पृथक होता है। सही लिखा है। तिब्बत में से तुई वही नाम से जाना जाता है। तिब्बत में से तुई वही नाम से नहीं जाता है, तिब्बत में से को सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो के नाम से जाना जाता है। दूसरा गलत है। नामचा बरबा पर्वत के निकट यह तीखा मोड़, जैसे मान लो एक छोटा सा डेमो बता रहे हैं वरना आप लोग कहो, है ना। इस तरीके से ये उत्तरी भारत की स्थिति है। ये आपके जो है अरुणाचल प्रदेश में तीखा मोड़ इस तरीके से नामचा पर्वत के निकट एकदम तीखे मोड़ में मुड़ती है और एक महाखंड का निर्माण करती है। तो ये भी करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा गलत है। तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो केवल दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, जबकि पहला और तीसरा सही है। संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। निम्नलिखित तीनों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो पांडुचेरी भारत में जो 3 राज्यों में फैला है, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है बात की जा रही है? तो आप कहेंगे कर्नाटक में फैला है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, कर्नाटक में तो नहीं फैला है। केरल में इसको क्या कहते हैं? केरल में आपको इसको माहे के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको क्या कहेंगे? एनम के नाम से जानते हैं। और तमिलनाडु में इसको कराईकल के नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में फैला है, जबकि कर्नाटक में पांडुचेरी नहीं फैला है। लूनी नदी के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? चलिए लूनी नदी के बारे में बात की जाए तो यह नदी अरावली पर्वत में पूरब में बहती है। अरावली नदी में पूरब में बहती है क्या? तो आप कहेंगे यह नदी पूरब में नहीं बहती है बल्कि पश्चिम में बहती है अरावली पर्वत में। तो पहला गलत है। राजस्थान के सबसे बड़ी नदी तंत्र का हिस्सा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। यह नदी पुष्कर के समीप 2 धाराओं में निकलती है और गोविंदगढ़ के पास आपस में मिल जाती है। अरावली से बाहर निकलने वाली लूनी नदी के रूप में जानी जाती है। केवल दूसरा ऑप्शन सही है, पहला वाला गलत है। आप कहेंगे दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। सूची 1 और सूची 2 है, यहां पर मिलान करना है। जैसे प्रादेशिक जल सीमा जो है आपकी 12 समुद्री मील तक है, बिल्कुल सही बात है। बात किया संलग्न क्षेत्र मंडल की बात किया तो आपके 24 समुद्री मील तक इसमें आपका ऑप्शन रहेगा। और अन्य क्षेत्र मंडल की बात किया तो 200 समुद्री मील तक इसमें आपका ऑप्शन रहेगा। तो बी और सी यहां पर गलत थे। कितने युग्म यहां पर सही है? तो आपने केवल एक युग्म सही है, जबकि दूसरा और तीसरा युग्म यहां पर आपका गलत था। बाकी मैंने सही बता दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहां पर सत्य है? चलिए विचार कर लेते हैं। भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य के केवल लेह जिले में बहती है। केवल लेह जिले में बहती है, क्या ये सही है? भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के केवल लेह राज्य में बहती है, करेक्ट है। पंजाब की 5 मुख्य नदियों को संयुक्त रूप से पंचनद के नाम से नाम दिया गया है। तो पंजाब की मुख्य 5 नदियां हैं क्या? तो पंजाब की मुख्य 5 नदियों की बात की जाए, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, संयुक्त रूप से पंचनद का नाम जो है दिया गया है, करेक्ट है। हिमालयी अव्वाय तंत्र में केवल सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र प्रमुख है, तो ये गलत लिखा है। हिमालयी अव्वाय तंत्र में बात किया है, सिंधु नदी तंत्र तो है ही है, जबकि आपकी गंगा नदी तंत्र भी है, साथ में एक और आपका नदी तंत्र है। कौन सा आता है? आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो आपके 3 प्रमुख नदी तंत्र हिमालयी नदी तंत्रों में। यहाँ पर कितने युग्म सही है? तो 2 युग्म सही थे, पहला दूसरा, तीसरा युग्म गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण। यहाँ पर अभिकथन कारण में कौन सा सही है बात की जाए तो सितंबर के अंत में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है।
कारण कहता है गंगा के मैदान में जो निर्मित निम्न वायुदाब की पेटी है वो दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो दक्षिणायन होने लगता है। सही है, तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, तो हम कहेंगे अभिकथन और कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात की जाए तो इसका उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिण मानसरोवर झील के सांगपो ग्लेशियर से होता है। अभी हमने बताया था सांगपो तो इसको कहा जाता है, बल्कि इसका जो ग्लेशियर है कौन सा है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका जो है क्या होता है, निर्माण होता है। तो पहला गलत हो गया। इसका अपवाह तंत्र 4 देशों तिब्बत, चीन, भूटान, भारत, बांग्लादेश में है। तो इसका जो अपवाह तंत्र केवल 3 देशों में है, एक तो चीन में है, दूसरा भारत में है, तीसरा बांग्लादेश में, भूटान में नहीं है। तो दूसरा वाला भी गलत है। भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह मार्ग में यू टर्न लेती है। हमने बताया आपको यू टर्न के रूप में इसको निर्माण जाना जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, केवल तीसरा सही है, जबकि पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। तो पश्चिम की होने वाली प्रवाहित नदियों में शरावती नदी है। कौन सी है, शरावती नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जबकि बैगई, पलार और पेन्नार नदियां आपकी उत्तर की ओर सॉरी आपकी पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इन पांचों में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी अगर बात की जाए तो बूढ़ी दिहांग है, बूढ़ी दिहांग है, धनसिरी है, सुबनसिरी है, हुगली नहीं है, जबकि संकोच है। तो बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, सुबनसिरी, संकोच है। 1 2 4 1 2 3 5 रहेगी, चौथी वाली इसमें संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब भाई विचार क्या करना है, ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। गलत ऑप्शन कौन सा है, बातागरी वर्षा को मावट कहते हैं, यह रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। तो बातागरी वर्षा को क्या कहते हैं, मावट कहते हैं क्या, बताइए। शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, बातागरी वर्षा को नहीं। जो शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं और यह रबी फसल के लिए लाभदायक होती है, ये सही था। तो पहला गलत हो गया। भारत के दक्षिण पश्चिम राज्यों में तीव्र गति से सीमित क्षेत्रों में बातागरी वर्षा होती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां पर ऑप्शन आपका जो है सही नहीं है, पहला वाला सही नहीं है, जबकि दूसरा ऑप्शन करेक्ट था। चलिए निम्नलिखित में से आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं। गलत ऑप्शन ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है, सही लिखा है। भारत में यह नदी अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे से पश्चिम से प्रवेश करती है, करेक्ट है। इसकी सहायक नदियों में दिबांग, सिकांग, लोहित मिलने के कारण इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। हिमालय की गिरिपद में कामेंग नाम से, अरे भाई हिमालय की गिरिपद में इसको कामेंग नाम से नहीं जानते हैं, आपको इसको किसको नाम से, तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र को दिसंग नाम से या दिसांग नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर गलत है ना, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, केवल ए बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा ऑप्शन असत, गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। हिमालय की अक्ष संघीय अवनमन का अनुसरण करके ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरबा के समीप भारत में प्रवेश करती है, क्या सही है, आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक लिखा है। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी के बहाव स्तर, बर्फ एवं ग्लेशियर पिघलने का योगदान बेहद ज्यादा है। अरे भाई ग्लेशियर बर्फ का योगदान तो कम है, क्या रखना है, क्योंकि यह बारिश कम होती है। तो दूसरा गलत है। इस नदी को ब्रह्मपुत्र नाम भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से मिलता है। तो ब्रह्मपुत्र नाम की बात की जाए तो आपके भारत में प्रवेश करने से नहीं मिलता है, यह भी ऑप्शन आपका गलत है। तो दूसरा और तीसरा गलत है, पहला ऑप्शन सही है। यहां हम आपसे कमेंट में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप मुझे ये बताइए, जो ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम मिलता है किस राज्य में मिलता है, किस राज्य में मिलता है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य, एक तरफ नदियां हैं दूसरी तरफ मिलन स्थल है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे भागीरथी और अलकनंदा है, कहाँ मिलती है, आप कहेंगे भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, करेक्ट है। धौली गंगा और विष्णु गंगा की बात की जाए आपकी कहाँ मिलती है, आप कहेंगे जोशीमठ में मिलती है, ये भी करेक्ट है। इसके बाद आपका अलकनंदा और पिंडार की बात की जाए आपकी कहाँ मिलती है, आपकी विष्णु प्रयाग नहीं, अलकनंदा और पिंडार की बात की जाए, अलकनंदा और पिंडार की बात की जाए आपकी कर्णप्रयाग में, कहां पर, कर्णप्रयाग में मिलती है, रखना है कर्णप्रयाग में मिलती है, ना कि आपकी विष्णु प्रयाग मिलती है। तो तीसरा तो गलत है। और यहां पर ऑप्शन आता है अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग मिलती हैं, करेक्ट है। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहां पर क्या था, गलत था, जबकि पहला, दूसरा और चौथा सही है, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है, सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे सी वाला करेक्ट है।
नेक्स्ट आता है कि कोपेन के अनुसार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। तो कोपेन के अनुसार भारत को बात की जा रही है 8 जलवायु प्रदेशों, अरे क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया था। चलिए खैर कोई बात नहीं, 8 प्रदेशों में बांटा जा सकता है, याद रखना ये क्वेश्चन में ही आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिमालयी अपवाह तंत्र के संदर्भ में किन स्थानों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सही है। हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में, ये नदियां पर्वतों से होकर गुजरने क्रम में वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। करेक्ट कहती है, हिमालयी अपवाह तंत्र में वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। मैदानी क्षेत्रों में ये नदियां सर्पाकार मार्ग मतलब कि सर्प के आकार के मार्ग का निर्माण करती हैं। आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। अपवाह तंत्र में जलप्रपात का अभाव, अरे भाई जलप्रपात तो पाया जाता है ना, जलप्रपात पाया जाता है, तो ये गलत लिखा है। पहला दूसरा सही, जबकि तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। भारत की ऋतुओं के संदर्भ पर विचार कीजिए, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भारत की ऋतुओं के बारे में विचार करना है। ग्रीष्म ऋतु जो होती है 15 मार्च से लेकर 15 जून तक होती है। 15 मार्च से लेकर आप कहेंगे 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। इसके बाद अगर बात की जाए आपकी वर्षा ऋतु 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक होती है, सही लिखा है। और शरद ऋतु की बात की जाए 15 दिसंबर से लेकर 15 सितंबर होने चाहिए ना, 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक होती है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो केवल आपका पहला वाला दूसरा वाला ऑप्शन सही है, जबकि पहला और तीसरा ऑप्शन गलत था। कितने युग्म सही नहीं है, तो आप कहेंगे पहला और तीसरा युग्म गलत था, तो 2 युग्म यहाँ पर गलत है, 1 युग्म यहाँ पर सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, उपरोक्त कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। विचार कर लेते हैं। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की ओर मानसून अवधि बढ़ती है, क्या ये सही है। अरे भाई बढ़ती नहीं है, घटती है। दक्षिण से अगर जाएंगे उत्तर की ओर तो घटती है, तो गलत हो गया। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है, बिल्कुल बात सही कह रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो घटती है। मानसून अपने प्रवेश क्रम में पहले आने वाले स्थानों पर भारी वर्षा मात्रा है, ये भी करेक्ट है। पहले आएगा तो पहले भारी वर्षा भी कराएगा, तो दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित अवस्थित हिमालय का प्रादेशिक विभाजन को उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रादेशिक हिमालय के विभाजन में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो पंजाब हिमालय की बात की जाए, पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर में है। कुमायूं हिमालय की बात की जाए तो 320 किलोमीटर में है। नेपाल हिमालय की बात किया 800 किलोमीटर में है, और असम हिमालय की बात किया 720 किलोमीटर में है। अब आप मुझे इसका क्रम लगाकर कमेंट में बताइएगा, कमेंट में क्रम लगाकर बताइएगा। अब मैंने किलोमीटर में बता दिया है, कम से कम क्रम तो आप लगा ही सकते हो, है ना, बताइएगा। वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के तट के शुष्क रहने के कारण निम्नलिखित संदर्भों पर विचार कीजिए, क्या है। तो आपके यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन की बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आप कहेंगे मानसून पवनों के समानांतर यह खड़ा हुआ है ना। वर्षा ऋतु में तमिलनाडु का जो तट है वो मानसून पवनों के समानांतर खड़ा है, जिस तरीके से अरावली खड़ा है, बिल्कुल सही लिखा है। यह वृष्टि छाया के अंतर्गत नहीं आता है ना, क्योंकि समानांतर खड़ा है लेकिन वृष्टि छाया के अंतर्गत नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आप कहेंगे यहाँ पर कौन सा असत्य है पूछ रहा है, जबकि ऑप्शन तो दोनों सही है। आप कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही थे। एल नीनो के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है। एल नीनो के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है, इसके बारे में विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। महासागरीय और वायुमंडलीय, बिल्कुल ठीक कह रहा है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है ना, छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल ठीक है। यह जलधारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है, करेक्ट है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट ऊष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती है। तो पूर्वी प्रशांत महासागर में है, ना कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। चलिए पश्चिमी विक्षोभ के परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके बारे में सही ऑप्शन क्या है। तो सर्दियों में रबी फसल के लिए लाभदायक होती है पश्चिमी विक्षोभ, करेक्ट है। हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी करता है, सही है। उत्तरी भारत में शीतलहर के लिए उत्तरदायी है, करेक्ट है। आप कहेंगे सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आज की इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि हमने बताया कि आपको जितनी भी आपकी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इन सबकी पीडीएफ आपको क्वेश्चन और आपके सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में हमारे ऐप से, जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप पर चले जाना है, आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां से पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड करके प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो कॉल कर लेना। क्वेश्चन की बात किया, अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ पर विचार कीजिए, कितनी युग्म यहाँ पर सही है। एक तरफ अपवाह प्रतिरूप है, दूसरी तरफ नदियां हैं। जैसे अगर बात की जाए पूर्ववर्ती अपवाह में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र आता है, बिल्कुल बात ठीक है। आरोपित अपवाह में दामोदर स्वर्णरेखा आता है, ये भी करेक्ट है। वृक्षाकार अपवाह में कृष्णा, गोदावरी और कावेरी आती हैं, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो कितने युग्म सही हैं, आप कहेंगे सभी के सभी युग्म यहाँ पर करेक्ट हैं, डी ऑप्शन सही रहेगा। तो आज हमने इस टेस्ट सीरीज में अपने 75 क्वेश्चनों किया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। आई थिंक सेशन पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह हमारी डेली 2 वीडियोस आती हैं, उसको जरूर देखते रहिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।